मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके अपने क्लास 12th के ऑल्टरनेटिंग करंट के 10वें लेक्चर में, और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट लेक्चर 9 से आगे। और जो लोगों ने लास्ट लेक्चर 9 देखा होगा उनको याद होगा कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। अब थोड़ा बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है। मान लीजिए समटाइम्स आपसे किसी ने पूछा व्हाट डू यू नो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, मतलब वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत अनुनाद का मतलब सिंपल सा था, हमने लास्ट टाइम 8 लेक्चर में बताया होगा कि अगर आपके पास कोई डिवाइस है, एलसीआर सर्किट है, और एलसीआर सर्किट एक सिस्टम हो गया, मतलब परिपथ हो गया। अब जब बाहर से आप उसको फोर्स देते हो, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हो कैपेसिटर के थ्रू, मतलब जब आप कैपेसिटर को ट्यून करते हो संधारित्र को, तो इससे बाहर से आपको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रणोदित कंपन देनी होती है। जब किसी सिस्टम का बाह्य प्रणोदित कंपन जो कि वस्तु को दिया जा रहा है, सिस्टम को दिया जा रहा है, एलसीआर परिपथ को दिया जा रहा है, तब एलसीआर परिपथ जिस आवृत्ति से या अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने लगे, या फिर कहा जाए कि यदि वस्तु पर बाह्य प्रणोदित कंपन की वैल्यू मान सिस्टम के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबरी कर ले, तब इस अवस्था को हम लोग कहते हैं वैद्युत अनुनाद। वैद्युत अनुनाद की अवस्था में जनरली होता क्या है कि जो सर्किट में करंट का फ्लो होता है उसका आयाम बहुत अधिक बढ़ जाता है। डेफिनेशन हम फिर से रिपीट करते हैं कि किसी तंत्र में, किसी एलसीआर परिपथ में यदि बाह्य प्रणोदित कंपनों का आपकी फ्रीक्वेंसी, बाह्य प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति सिस्टम के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबरी कर ले, तो इस तरीके से सिस्टम वैद्युत अनुनाद की स्थिति में कहलाता है। वैद्युत अनुनाद की स्थिति में किसी सर्किट में बहने वाली धारा का आयाम बहुत अधिक हो जाता है। याद करने वाली बात यही थी। अब इसमें आयाम बढ़ने का फायदा क्या है? आयाम बढ़ेगा तभी तो आप इसका आउटपुट ले पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट हम वैद्युत अनुनाद मतलब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर नाम से ये जाना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। सर्किट में आप लोग जो भी अब तक पढ़े हैं उसमें हमने अब तक जो आपको ऑटो सर्किट बताई, तो ऑटो सर्किट का इस्तेमाल अब आपको पावर फैक्टर में ही करना है। तो हम पावर फैक्टर को ही अब ध्यान से समझेंगे। आपको पता है ना कि किसी वैद्युत परिपथ की अगर मैं बात करूं, किसी वैद्युत परिपथ की बात करी जाए तो जनरली उसमें जो वोल्टेज होता है वो होगा V0 साइन ओमेगा टी। नॉर्मली आपको याद होगा। और सिंपली अगर मैं बात करूं उसमें करंट की, तो अगर वो सिंपल आर सर्किट नहीं है तो ऐसे केस में आपका जो सर्किट है वो I0 साइन ओमेगा टी -5 या फिर +5 हो सकता है। दोनों केसेस पॉसिबल है, या तो -5 या तो +5, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सर्किट पे। ऐसे केस में अगर मैं सर्किट के इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करूं, तात्क्षणिक शक्ति के बारे में बात करूं, तो परिपथ में शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति के लिए सिंपल सा फॉर्मूला डीसी में भी आपको पता होगा, P = होता है V × I। परिपथ में शक्ति, अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको लिखा जा सकता है V × I। यहां आप लिख सकते हैं V की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी, और साथ में लिख सकते हो आपका I का I0 साइन ओमेगा टी। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पर V0 और साथ में I0 रेफर कर देते हैं। तो इससे ये होता है बच्चों कि हमें एक स्टेप थोड़ा जल्दी पहुंचने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका ये वाला फंक्शन। इसको चाहें तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा V0 I0, और यहां पर आपका साइन ओमेगा टी। इसको आप ओपन करोगे तो होगा साइन ए कॉस बी प्लस, यहां पे माइनस है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी में साइन ए वाला टर्म जो है साइन ओमेगा टी वाला टर्म आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो अगला जो टर्म आएगा वो आएगा आपका कॉस ए साइन बी, मतलब कॉस के साथ ये वाला टर्म आ जाएगा, तो आप इसको लिख पाएंगे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और साथ में आपका कौन सा टर्म आ रहा है, आपका साथ वाला टर्म आ जाएगा
कॉस के साथ आपको साइन भी तो मिलेगा। तो ये हो गया आपका टर्म, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। ये हो गया v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इसमें जो आपका जो कांस्टेंट वाला टर्म है जो नहीं बदलेगा वो ओमेगा टी वाला टर्म है, क्योंकि आपका जो ओमेगा टी वाला टर्म है वो आपको नए वाले इक्वेशन में भी मिलेगा। ठीक, अब फेज बदल जाता था, आपको याद होगा। तो यहां पर आप इसको बदल करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको लिख पाएंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, और यहां पर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए कर्ली ब्रैकेट, माइनस ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू साइन 5। क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये टाइम के साथ वेरिएशन को बताता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, टाइम के साथ वेरिएशन। इसका मतलब टाइम के साथ वेरिएशन के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, टोटल टाइम के लिए पावर की वैल्यू निकालेंगे। मतलब हम कह सकते हैं एक साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक चक्र का औसत शक्ति कैसे निकालोगे बच्चों, एक चक्र का औसत शक्ति आप यहाँ पे बार लगा सकते हो, लगा दो बार ऑफ पी, जो कि आपको एसी के लिए निकालना है, एक साइकिल के लिए बार लगा दीजिएगा बच्चों। और यहां पर आपका हो जाएगा वी नॉट आई नॉट, और आपका बार जो है वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी पर लगेगा, लेकिन कॉस फाई पर नहीं लगेगा, क्योंकि फाई जो है उनके बीच का फेज डिफरेंस है और जो कि फिक्स ही था। और यहां पर आगे वाले टर्म में यहां पर माइनस साइन 2 ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी फिर से अगेन साइन 2 ओमेगा टी, और फिर इस पर भी बार लग गया, और डॉट साइन 5/2 और ब्रैकेट कर लीजिए क्लोज। ये हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट को मत यहाँ पे बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर लिया है। ये वाला टर्म थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म अब मैं बता दूं आपको, जो लोगों को बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन के वगैरह वैल्यू निकालने आती है वो इसको आप 0 to t तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन टी करके कर लीजिएगा इसको इंटीग्रेट। अब मैं बता दूं कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1/2। सिमिलरली मैं अगर आपको बताऊं उधर वाली वैल्यू की, तो साइन 2 ओमेगा टी का अगर आप करोगे इंटीग्रेशन 0 से t एक साइकिल के लिए, ये आएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टी। एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालने के लिए t से डिवाइड भी करना होगा और इसकी वैल्यू मिलेगी 0। क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 मिलेगी तो 0 इससे मल्टीप्लाई करके इस वाले टर्म को 0 कर देगा, और यहां पर जो बच्चों आपको मिला वो मिला 1/2 मिल गया। तो नाउ मतलब अतः आप लिख सकते हैं बार पी जो कि औसत है v नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1/2 हो गई, तो यहाँ 1/2 लिख लिया और साथ में लिख लिया cos फाई। इसको अब थोड़ा सा और आगे ले जा करके लिख पाओगे v नॉट बाई रूट 2 और साथ में इसको लिख पाओगे i नॉट बाई रूट 2, और यहाँ पे साथ में आपने लिख लिया cos फाई। पहचानिए बच्चों इसको, ये कोई और नहीं, ये आपका VRMS है और ये भी आपका क्या है IRMS है। और VRMS और IRMS क्या होता है, ये वही रीडिंग है जो एवरेज रूप से आपको अमीटर या फिर वोल्ट मीटर में किसी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए मध्यवर्ती धारा के लिए दिखाई देती है। ये रीडिंग आप देख ही लेंगे। cos फाई में फाई जो है वो वोल्टेज और करंट के लिए फेज डिफरेंस है, और यही कारण है कि मैंने हर बार आपको बताया कि अगर आपको फाई की वैल्यू हर केस में पता होगी तो हर केस में आप उस सर्किट में निकाल सकते हैं कि उस सर्किट में कितना पावर लॉस होगा, कितना पावर मतलब शक्ति क्षय होगी। तो ये वोल्टेज और ये करंट, वोल्टेज और करंट को तो पावर कहते ही हैं। वोल्टेज और करंट की ये वाली वैल्यू जो है वो फिलहाल के लिए मैक्सिमम होगी, लेकिन ये क्या देख रहे हो आप, इसका तो कोई यूनिट भी नहीं, ये केवल मल्टीप्लाई में आया है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो जहां cos फाई जो है वो गुणांक है, इसको शक्ति कहोगे, मैक्सिमम पावर कहोगे तो ये शक्ति का गुणांक है।
इससे हम क्या कहेंगे, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर cos फाई को क्या कहेंगे आप, पावर फैक्टर। अब जहन में बात आ रही होगी कि cos फाई की जो वैल्यू है वो मिलेगी कैसे। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको फाई की वैल्यू हर बार कुछ ना कुछ तो मिलेगी, लेकिन निकालने के लिए मेरे पास एक ग्राफिकल मेथड है। आइए थोड़ा देखते हैं कि कैसे इसको निकाला जाए। निकालने के लिए मैं यहां से इस वाले सेक्शन को मिटा देता हूं और थोड़ा देखा जाए कि cos फाई के वैल्यू को डायग्राम से कैसे सॉल्व किया जाए। सिंस हम जानते हैं कि यहां पर अगर मैं वोल्टेज को और करंट को ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो यहां पर आपने किसको ड्रॉ कर लिया था, किसको, करंट को, याद आ रहा है ना। और वोल्टेज जो है इससे कितना, फाई आगे था, तो ये मान लीजिए आपका वोल्टेज है जो कि आगे था। कितना आगे था, फाई एंगल से आगे था। तो ऐसे केस में आपको बस बताना है कि ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपका करंट है, और यही वो एंगल है जो वोल्टेज और करंट के बीच में है। तो cos फाई जो है वो शक्ति गुणांक, अगर ये मैं निकाल लूं तो मुझे हर अलग अलग पल में या फिर उस सर्किट में शक्ति की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी क्षय हो सकती है। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो निकालेंगे, अगर मैं cos फाई के बारे में बात करूं तो cos फाई इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आधार की वैल्यू और कर्ण की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो हम लोग आराम से सर्किट में वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये केस है किसका। ये केस बेसिकली आपका होता है वी एल जो कि ऊपर होता है, और इसे आप कहते हो वी आर। याद आ रहा है कुछ, वी एल जो कि ऊपर की ओर और वी आर जो कि यहाँ पर, तभी ये वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। जो लोग पिछला नहीं देखे वो पिछला देखेंगे तो ये बातें क्लियर होंगी, तभी ये रिजल्टेंट ऊपर मिल सकता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऐसे केस में अगर मुझे बेस और हाइपोटेनस चाहिए, बेस मतलब आधार वी आर और ये चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं वी। ओके, तो cos फाई इज इक्वल टू वी आर की वैल्यू यहाँ पे आई आर, और ये v की वैल्यू जो है वो अंडर रूट में आप लिख सकते हो क्या, vl का स्क्वायर प्लस vr का स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आपको मिल जाएगा r बाई, इसको आप लिख सकते हैं xl का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो r का स्क्वायर। i कॉमन लेके ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा आएगा रूट में। इस तरीके से आप किसी भी सर्किट में, चाहे वो आपका XC और R के लिए हो, चाहे वो आपका प्योर आर के लिए, हर सर्किट में आप ये cos फाई की वैल्यू ऐसे चेक करके निकाल लेंगे। कब, जब फाई की वैल्यू आपको एग्जैक्टली नोन ना हो तो ग्राफिकल मेथड से आप पिक कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है। तो बाकी सर्किटों में अगर मैं बात करूं तो बाकी सर्किटों में cos फाई की वैल्यू ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और शक्ति गुणांक जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अब आपसे कोई पूछता है कि शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में महत्तम शक्ति Vrms और Irms का गुणांक cos फाई शक्ति गुणांक कहलाता है। ओके, आइए देखते हैं हम लोग अब कि वॉटहीन धारा किसे कहते हैं, देखते हैं। वॉटहीन धारा, वॉटलेस करंट कहते हैं इसको। जो किसी प्रत्यावर्ती सर्किट के बारे में बात करूं मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉटलेस करंट का कॉन्सेप्ट। क्या कहता है वॉटलेस करंट? अब ये कहता है कि आपको पता ही है कि सिंस प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति क्षय क्या होगा, पावर लॉस। जो आप पावर आप निकाले थे वो था आपका P इज इक्वल टू Vrms इंटू Irms cos फाई। अब यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई कि सभी केसेस में आपको फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगी। अगर ये cos फाई की वैल्यू ज्यादा आएगी, 1 आएगी, तो पावर उस सर्किट में ज्यादा लॉस होगा, याद आया। और अगर हम ये cos फाई की वैल्यू कम से कम आएगी तो इस समय कम लॉस होगा।
वॉटहीन धारा का मतलब ऐसा वैद्युत परिपथ जिसमें शक्ति क्षय ही ना हो। शक्ति क्षय ना होने का मतलब शक्ति क्षय जो है वो शून्य है। ऐसा पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली देखिए पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन थ्योरेटिकली हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसको वॉटहीन धारा के अंदर ही समझा जा सकता है। अगर मैं किसी प्योर इंडक्टर सर्किट की बात करूं, ठीक, ये हो गया प्योर इंडक्टर सर्किट, और अगर मैं यही साथ में अगर प्योर कैपेसिटर सर्किट के बारे में बात करूं, तो ऐसे केस में इन दोनों में ही अगर करंट और वोल्टेज, किसके बीच में वोल्टेज, यहाँ पे जो VL वोल्टेज आता है और यहाँ पे जो VC वोल्टेज आता है बच्चों, करंट और वोल्टेज के बीच में जो लैग मिलता है उसे हम लोग 90 डिग्री पाते हैं। याद करिए, जाके पीछे देख लीजिएगा। तो शुद्ध प्रेरकत्व तथा शुद्ध संधारित्र की अवस्था में वोल्टेज तथा धारा के मध्य कलांतर कितना मिलता है? 90 डिग्री अथवा π/2 होता है। अतः ऐसे केस में आप क्या बोल सकते हैं? बार P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू ये क्या हो जाएगा? अब ऐसे केस में ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? cos π/2 और ये बार P की वैल्यू हो गई 0। मतलब ऐसे केस में आपको इस शक्ति में कोई भी शक्ति क्षय, इस सर्किट में पावर लॉस जो है वो 0 मिल रहा है। पावर लॉस 0 होने का मतलब आप इस सर्किट को इस्तेमाल करिए, लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी ही नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली हमें एक कॉन्सेप्ट तो मिल गया है कि वह परिपथ या वह सर्किट जिसमें शुद्ध L या फिर शुद्ध C लगा हो, शुद्ध L और शुद्ध C की अवस्था में उनके वोल्टेज और करंट के बीच में कलांतर फाई होगा, और फाई जो है वो π/2 होगा, और π/2 की वजह से आपका जो बार P की वैल्यू आएगी वो 0 होगी। अतः ऐसे केस में सर्किट में बहने वाली धारा वॉटहीन धारा कहलाती है। ठीक, तो इस अवस्था में परिपथ में प्रवाहित धारा कौन सी धारा कहलाएगी? वॉटहीन, पावर लॉस नहीं हो रहा है, वॉटहीन धारा कहलाती है। लीजिए बच्चों, ये हो गया वॉटहीन धारा। प्रैक्टिकली ये मैं फिर बता दूं पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बेसिस पर ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी सर्किट नहीं जिसमें आपको प्योर L मिल जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उस सर्किट में होगी। और ऐसा ही अगर मैं कैपेसिटर के बारे में बात करूं तो कनेक्टिंग वायर तो जोड़ेंगे ही आप, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही। तो उस सर्किट में न चाहते हुए भी ये सर्किट LR सर्किट बन जाती है, और ये न चाहते हुए भी CR सर्किट बन जाती है। और ऐसे केस में जो पावर लॉस होता है वो आपको जनरली मिलता है cos फाई की वैल्यू 0 नहीं मिल करके 0 से थोड़ी ज्यादा मिलती है, और उस कॉन्सेप्ट पर आपको पावर लॉस कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप जरा देखेंगे कि जो पहले येलो वाली बल्ब आती थी उसमें केवल रेजिस्टेंस सर्किट था तो पावर लॉस ज्यादा होती थी, इसलिए वो हमें रिजल्ट कम देता और पावर लॉस ज्यादा देता था। फिर हम थोड़ा उससे और ज्यादा आगे बढ़े और फिर हमने CFL वगैरह यूज करना शुरू किया। CFL में कैपेसिटर कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है, तो वहां कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस को काफी हद तक कंट्रोल किया गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा ट्यूबलाइट्स में लगा होता है चोक, और वहां पे चोक में भी आपने वही कहानी देखी है कि वहां पर भी आपको पावर जो लॉस मिलता है वो एक्जैक्टली 0 ना मिलकर के कुछ मिलता है, जिससे हमने ट्यूबलाइट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। आज की डेट में हम मॉडिफाई होकर के और आगे बढ़ चुके हैं, और आज के डेट में हम लोग LED टर्म यूज करते हैं। इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आपकी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी और इसको आप कंप्लीट कर भी लेंगे, और आगे आप बात करेंगे अगले क्लास में।